यूपीपीसीएस मेंस कंपास सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये एक 30 डेज सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें हम यूपीपीसीएस के मेंस को आयोग के द्वारा दिए गए जो सिलेबस है उस सिलेबस के एक एक कीवर्ड को पीवाईक्यू के साथ, पीवाईक्यू का जो क्या ट्रेंड रहा है, हमें क्या पढ़ना है, इसके ऑफिशियल सिलेबस का कीवर्ड क्या है, जैसे यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये सेम जो है ऑफिशियल जो यूपीपीसीएस की वेबसाइट है उस पर जो सिलेबस दिया हुआ है अभी नोटिफिकेशन 2026 का जो आया हुआ है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो है क्या पढ़ना है हमें, कला संस्कृति और कला साहित्य और वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर। लेकिन इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। जैसे कि अभी दो कैटेगरी है स्टूडेंट की, एक जो बिल्कुल नए हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि सिलेबस का कीवर्ड क्या है, पीवाईक्यू क्या है ना, और इसके साथ जो है आपका सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कौन से लेक्चर देखने हैं, कौन से चीज़ें करनी है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि सिर्फ दो चीज़ें नहीं आती है और आपको यानी कि जो नए बच्चे हैं उन्हें दो चीज़ें नहीं पता, एक सिलेबस नहीं ठीक से पता है, दूसरा पीवाईक्यू नहीं पता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे में और आप में सिर्फ एक ही अंतर है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में डेप्थ में नॉलेज है और आपको नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट 30 डेज है, 30 डेज में आपको मैं ये नॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा। आपको सिलेबस को समझना है, पीवाईक्यू को समझना है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि सोसाइटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऐसे कुछ करके जो है 5 से 7 घंटे का एक सब्जेक्ट वाइज जो है मैराथन लेंगे मेंस का, प्री का नहीं, है ना। प्री पे अभी 1 महीने के यानी कि इस 30 डेज़ के बाद हम बात करेंगे। अभी हमारे पास दिसंबर में एग्ज़ाम है और 120 डेज़ पर्याप्त है यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है, सफिशिएंट है। बट अभी जो 1 महीना है पूरा जुलाई, यहाँ पे हम पूरी तरह से मेंस पे फोकस करेंगे और मेंस के हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं जितना हो सकता है उस पर हम काम करते हैं। तो अभी के लिए क्या करना है, अभी हम देख रहे हैं आपको एक नोटबुक रखनी है अपने साथ में और ये पूरा प्रोसेस चलेगा लगभग 30 दिन या इससे पहले भी ख़त्म हो सकता है या बाद भी जा सकता है, प्लस माइनस ही मान के चलते हैं, बट हम मानते हैं 30 दिन। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है एकदम, अगर नए बच्चे हैं यानी कि नया बिल्कुल आप शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट है। हाँ, जो लोग ओल्ड हैं उनको हो सकता है कि सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज हो, पीवाईक्यू पता हो, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज़ उनके लिए भी काम की है। क्यों? इसका कारण मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, तो मैंने क्या किया है, नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे, अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे, वहाँ पे हम आर्ट फॉर्म पे 2018 से, क्योंकि इसका जो पैटर्न है 2018 से चेंज हुआ है, 2018 से 2025 तक, ठीक है, आर्ट फॉर्म पे किस तरह से सवाल जो है यूपीपीसीएस ने पूछा है हम उनको यहाँ पे सॉल्व मतलब देखेंगे। तो जब आपके पास जो है एक मैप हो जाएगा, मैप मतलब पीवाईक्यू का और सिलेबस का, तो उसके बाद फिर आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट 30 डेज करने वाले हैं, ठीक है। तो सेम अब जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो ओल्ड हैं, जो काफ़ी टाइम से जो है कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अभी मेंस करें, वो मैं नहीं कह रहा कि यहीं से करें, बट जो जहाँ से भी कर रहे हैं वो मेंस ही अभी ज़रूरी है, क्योंकि आप प्री क्वालिफाई हो भी जाएंगे और मेंस अगर तैयार नहीं हुआ तो आप 3 से 4 महीने का जो टाइम मिलता है, मैक्सिमम अप्रैल तक का टाइम मिलेगा आपको, तो 3 से 4 महीने में काफ़ी जो है लंबा मेंस है, इतना नहीं हो पाता है। फिर इसमें जो है अगर हम देखें मेंस में क्या क्या पढ़ना होता है हमें, तो यहाँ पे एक हिंदी का पेपर होता है, ये 150 नंबर का होगा। इसी तरह से जो है एक एसे का पेपर होगा, ये भी 150 नंबर का होता है ना, 150 का। इसके बाद GS 1 से लेकर के ये आपका GS 4 तक, है ना, GS 4 और 5 और 6, ये 5 और 6 ये पूरी तरह से यूपी स्पेशल के। अभी इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम जब सिलेबस के एक एक कीवर्ड को देखने वाले हैं तो फिर इनका भी बहुत ज़्यादा कोई सेंस नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। ये GS 1 से लेकर के 4 तक जो है आपका ये पूरा ऑल इंडिया या वर्ल्ड, ये सब सारी चीज़ें देखनी है, ये सिर्फ आपका यूपी स्पेशल होता है। जब आप GS 1 और 2 और 3 को पढ़ लेते हैं तो आपका GS पेपर 5 और 6 बहुत हद तक जो है तैयार होता है। 5 तो जो है काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है आपको, GS 1, 2 और 3 में।
अभी एथिक्स का पेपर है, ये एक ऐसा पेपर है जो सिर्फ मेंस में आता है, यानी कि यहाँ पे प्री में आपका इस पर कोई भी सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जीएस पेपर 1 में जो क्या क्या है हमारे पास। देखिए, जीएस पेपर 1 में हमें पढ़ना है हिस्ट्री, इसके बाद जो है पढ़ना है सोसाइटी, इसके बाद पढ़ना है जियोग्राफी। अब हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री में आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है। प्राचीन भारत का जो राजनीतिक या जो भी सिस्टम है या मध्यकालीन भारत है, ऐसा कुछ भी सिलेबस में नहीं लिखा है। अभी हम सिलेबस के एक एक कीवर्ड को भी देखेंगे। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर ही आता है, इसी को हमें ज़्यादा फोकस करना है मेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है मेंस के लिए जो है उसका डेट लिखा हुआ है, मतलब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये लगभग प्लासी के आसपास से है। ठीक है, प्लासी से लेकर के जो है 1947 तक का। अब 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तो इसके बाद फिर जो है यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है मतलब आज़ादी के बाद का भारत। तो ये 1965 तक चलता है। तो इसको हम पढ़ते हैं आज़ादी के यानी कि पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मतलब इसको कहते हैं। तो ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इसी के साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही पैरेलल जो है हम वर्ल्ड हिस्ट्री का काफ़ी सारा कंटेंट देखते हैं, है ना। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन क्रांति और रशियन क्रांति, इन रेवोल्यूशन का भारत में क्या इम्पैक्ट हुआ, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जो है इसका क्या इम्पैक्ट रहा, खास करके मॉडरेट ने क्या क्या सीखा, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या क्या सीखा। तो ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। फिर इसके बाद वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, तो ये चीज़ें हमको हिस्ट्री में पढ़नी होती हैं। इसके बाद सोसाइटी का जो हिस्सा है, सोसाइटी में जो वैश्वीकरण है यानी कि एलपीजी आया था। तो एलपीजी देखिए इकोनॉमी का टॉपिक है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में बहुत सारा जो बदलाव आता है वो वैश्वीकरण के वजह से आया था, है ना। क्योंकि जो पूरा ग्लोब है वो क्या हो गया है, वो इंटरकनेक्टेड है। आज अमेरिका में कोई भी चीज़ आती है या कुछ भी नया लॉन्च होता है तो हमारे देश में भी आ जाता है। तो उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है, महिलाओं पे क्या इम्पैक्ट है, तो ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद फिर यहाँ जियोग्राफी है, तो इसका भी सिलेबस है, उसको पूरा डिकोड करते हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना है। अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि हम जैसे कि एनसीईआरटी लिखी गई है, एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी वो यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए नहीं लिखी गई है। वो जो 10th या 12th के जो बच्चे हैं ये उनके लिए लिखी गई है। अगर हम सिलेबस नहीं अपना जान रहे होते हैं, अपने सिलेबस के कीवर्ड को नहीं हम पहचान रहे होते हैं, तो फिर हम बहुत लंबा टाइम जो है उसी पे बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है, सबसे पहले भारतीय संस्कृति का इतिहास। भारतीय संस्कृति का इतिहास जो है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेबस लिखा है, सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसको कहाँ से देखना है, प्राचीन भारत से। प्राचीन, तो यहाँ से हम अगर देखें तो आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि 1947 तक। किस किस चीज़ में, कला में, साहित्य में और वास्तुकला में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, हमको इस चीज़ पे फोकस करना है। आर्ट फॉर्म में क्या क्या पढ़ना है, लिटरेचर, अब जैसे लिटरेचर है, वैदिक साहित्य का लिटरेचर है। अभी पीसीएस में पूछा था कि वैदिक साहित्य का जो एजुकेशन सिस्टम था वो आज क्या हमें सिखा सकता है। ठीक है, तो उस टाइम का लिटरेचर हो गया। और इसके साथ ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साहित्य, संगम साहित्य, भक्ति और सूफी जो आंदोलन हुए हैं उस समय भी काफ़ी सारा लिटरेचर लिखा गया, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। इसी तरह से आर्किटेक्चर यानी कि प्राचीन से प्राचीन, मध्य और जो है जो मॉडर्न टाइम में जो आर्किटेक्चर रहा है, नागर, द्रविड़, बेसर, ये सब सारी शैलियाँ जो है हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो इतना हम 3 कीवर्ड है यहाँ पे, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है कि यहाँ जस्ट ऐसे लिख लेना है आर्ट एंड कल्चर। मतलब ये मैं आपको वो नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ। या यहाँ पे बात करते हैं जो लोग 5 साल 6 साल के बाद चीज़ों को सीखते हैं, है ना। कई बार आपने टॉपर से सुना होगा 1 पेजर नोट्स, 1 पेजर, तो वो 1 पेजर ही है। जस्ट आपको ऐसे लिखना है आर्ट एंड कल्चर, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे आपको यहाँ लिख देना है आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, बस। और ये कब से कब तक का पढ़ना है, ये पढ़ना है आपका एंशिएंट टू मॉडर्न,
बस यही है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं ऑफिशियल सिलेबस का कीवर्ड क्या लिखा हुआ है। ऑफिशियली लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री की जो घटनाएं हैं कहाँ से, 1757 से लेकर के 1947 तक, यानी कि ये क्या है, ये प्लासी है। ठीक है, प्लासी के बाद फिर क्या होता है, बक्सर होता है। बक्सर के बाद क्या होता है, बक्सर के बाद जो है अंग्रेज़ों के पास बहुत सारी पावर आ जाती है। पावर आती है तो फिर क्या होगा, करप्शन होगा। करप्शन होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लाया जाएगा, सॉरी बक्सर होगा। बक्सर में जो है यहाँ पे बहुत सारी पावर आती है। पावर आती है तो एक्चुअली उनको भी ठीक से आइडिया नहीं था, जैसे वो डायरकी लेके आ जाते हैं तो बंगाल में बहुत सारे लोग जो है मारे जाते हैं। फिर अंग्रेज़ों के ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर भी आता है। दूसरा जो है, जो कंपनी है, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं बहुत सारा करप्शन शुरू कर देते हैं। तो फिर वो एक जो है एक्ट लेके आते हैं, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बोलते हैं, है ना। फिर आगे चल के कुछ और डेवलपमेंट होता है तो 1784 का जो है 84 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर बहुत सारा एग्रीकल्चर में ये लोग रिफॉर्म करते रहते हैं। तो इस तरह से हम पूरी जो जर्नी है 1757 से लेकर के 1947 की, आज मैं एक कीवर्ड को इसलिए एक्सप्लेन करवा रहा हूँ इस तरह से डिटेल में, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है। अब सोचिए कि आप डे 1 आपकी आज तैयारी शुरू हो रही और आपको आज ही मैं सारी इवेंट लिखवा दूँ, जैसे कि 1757 से 47 तक की, बस फिर इसके बाद तो फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें आपको खुद समझ में आएंगी जब आप PYQ या नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर है वहाँ पे हम इसको देखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 1757 से लेकर के 1947 तक के बीच में जितनी भी इवेंट्स रही हैं बड़े लेवल की, उन्हें नोट कर लेना है और उन्हीं को पढ़ लेना, ख़त्म हो गया। इसके लिए आपको मतलब हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद NCERT भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो रैंडम लिखी गई हैं, क्लास वाइज लिखी गई हैं। ठीक है, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप इन चीज़ों को देखें तो आपके माइंड में एक मैग्नेट क्रिएट होगा कि आपको पकड़ना क्या है ना। तो अब सिलेबस में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में 3 कीवर्ड हैं यहाँ पे भी, 1 2 3। पहला क्या है, सिग्निफिकेंट इवेंट। फिर व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटीज, इशू, मुद्दे क्या रहे। अब मैं एक सिंपल सा, जैसे सिग्निफिकेंट इवेंट की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि गांधी का आना, गांधी जी जो है 1915 में भारत में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कई सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, इस तरह से जो है। तो उसके पीछे व्यक्तित्व कौन है, गांधी। मुद्दा क्या था, किसानों का मुद्दा था। तो एक ही घटना में हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें जो है जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी व्यक्तित्व रहे हैं, अब ये व्यक्तित्व को कहाँ से शुरू करेंगे, जैसे 1757 यानी कि प्लासी। हम माइंड में एक प्लासी की डेट जो है फिट रख कर लेना है। प्लासी के बाद से लेकर के जितने भी लोग 1857 या लीडर्स हमारे रहे हैं, सॉरी 1947 तक जितने भी पर्सनालिटीज़ रही हैं उनके लिए आपको अलग से नोट्स बना लेना है। और यही मेंस में आता है, भी हम देखेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ लेगा, गांधी के बारे में पूछ लेगा, अम्बेडकर जी के बारे में पूछ लेगा, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पर्सनालिटीज़ और इवेंट, तो यही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई 57 से लेकर के 47 तक की जो भी घटना है उनको हम एक बार लिस्ट कर लेंगे, उन्हीं लिस्ट को जो है तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। इसके बाद जो है फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल को देखिए अलग से ही इन्होंने दे रखा है, अलग से मतलब कि हालांकि वो पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, बट यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल दिया हुआ है। वेरियस स्टेज, देश के विभिन्न भागों में जो स्वतंत्रता संग्राम के चरण रहे हैं, कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूटर, सेम इसी बात को लगभग ये लिखा हुआ ना, व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज़। देखिए कोई भी व्यक्ति, एक होता है पर्सन एक पर्सनालिटी में कब चेंज होता है, जब उसने सोसाइटी के लिए, देश के लिए बहुत सारा कुछ किया होता है। तो ये सिलेबस अलग से, मतलब मुझे ऐसा कुछ बहुत ठीक से ज़रूरत लग नहीं रही है कि इसको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि 1947 तक का हमें पढ़ना है। ठीक है, बट ठीक है, दिया हुआ है तो हम इसको समझ लेते हैं फिर से। स्टेज क्या है यहाँ पे, स्टेजेस का मतलब क्या है। देखिए जैसे कि शुरुआत जो है, ये वाला जो पार्ट है स्पेशली 1885 से 85 से शुरू है। 85 से 1905 तक का जो टाइम है, ये क्या है, ये हमारा मॉडरेट है।
है ना, मॉडरेट का जो है टाइम है। इसके बाद यहाँ पे जापान जैसा छोटा सा देश रसिया को हरा देता है। तो क्या होता है कि भारत के लोग भी जो है उस समय तक काफ़ी वेस्टर्न एजुकेटेड लोग इंडिया में हो गए थे। उन्होंने देखा कि इतना छोटा सा देश इतनी बड़ी कंट्री को हरा सकता है, तो काफ़ी सारे लोग जो है इससे इंस्पायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे फिर 1905 के आसपास जो है मॉडरेट फेज में शिफ्ट आता है, और यहाँ पे फिर हम एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है देखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, फिर कुछ टाइम तक जो है एक्सट्रीमिस्ट 1910 तक, या कह लें कि हालांकि इसका ठीक ठाक जो है काम 1908 के बाद ही ख़त्म हो जाता है, जब सारे लोगों को जेल हो जाती है। फिर ये एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, फिर वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है ना, बम गोली जो है चलना शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फेज दिख रहा है, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी। तो इनको ठीक से हमें जो है देखना है। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है योगदान और योगदानकर्ता, यानी कि योगदान क्या है भाई, जैसे अगर योगदान कर्ता में हम देखें तो भगत सिंह हो गए। अब इनका योगदान क्या है, योगदान यह है कि भाई क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए एक रास्ता उन्होंने क्लियर करवाया। गांधी हैं, गांधी एक क्या है, कंट्रीब्यूटर है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर इस कीवर्ड को हम देखेंगे तो जब भी हम पढ़ेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे, तो हमें एक चीज़ लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे मंगल पांडे लिखा हुआ है, मंगल पांडे का रोल क्या हो सकता है। हमारा ब्रेन बार बार उस चीज़ को हमको मजबूर करेगा कि भाई सोचना क्या है। अगर कभी मेंस में आ गया कि कंट्रीब्यूशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, तो रटने की ज़रूरत नहीं। तो जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे फिर से जो है फोकस किया गया है कि आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, तो यहाँ पे नरमपंथी, गरमपंथी और गांधीवादी। हाँ, यहाँ पे बीच में एक जो 8 के बाद या 15 के आसपास गांधी जी के आने के बाद जो है गांधीवादी चरण होता है। फिर और कई सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम जब मेंस पढ़े मतलब PYQ देखेंगे तो उसको वहाँ पे बात करेंगे। जैसे बहुत सारे आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, इनके रणनीति कैसी रही, क्षेत्रीय रीजनल जो रोल रहे हैं अलग अलग हिस्सों पे जो है, महिलाएं, क्रांतिकारी, विदेश में भी बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो एक्टिव थे। तो ये सब सारा कुछ जो है आपको फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ना है। इसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, यानी कि आज़ादी मिल गई हमें 1947 में, देश हमारा गणतंत्र हुआ 1950 में। अब क्या करना है, देखिए अंग्रेज़ जब गए थे तो 500 प्लस जो है हमारे पास क्या थी, रियासतें थी। अब वो इस तरह से कह लें कि रायता फैला के गए थे। उनका ये था कि ये सब अलग अलग जो है रहे, और इसके जो बीज हैं आप देखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के साथ ही जो है उन लोगों ने शुरू किया था। एक्चुअली हमको लगता है कि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम ने बनाई है, एक्चुअली ये पूरा ब्रेन जो है अंग्रेज़ों का ही था। उन्होंने ही इस चीज़ को बनवाया, चूँकि वो 1905 में समझ गए थे कि नहीं अब जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सिर्फ एक ही हो रहा, और इस वजह से यहाँ पे 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो 1947 में ये 500 पार्ट में जो है इंडिया को दे के जाते हैं। तो उस समय हमारे जो देश में जो भी लीडर्स रहे हैं उन्होंने किस तरह से इंडिया को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, यहाँ पे इस कीवर्ड लिखा हुआ है कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, री माने होता है दोबारा, ऑर्गेनाइजेशन माने होता है ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को। तो ये जो 500 स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, इनको मर्ज करके एक देश बनाना, ये काम जो है यहाँ पे किया जाता है। कंसोलिडेशन मतलब एक साथ लेके आना। तो बस यही 2 वर्ड है यहाँ पे, एक वर्ड ये है और दूसरा वर्ड ये है। और ये कब तक करना है, 1965 तक के इतिहास को करना है। ठीक है, आज़ादी के बाद से, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है 1947 से 1965। ठीक है, इतने बीच में देश में किस किस तरह से जो है इतिहास चला उसको हमने यहाँ पे देखना है। इंटीग्रेशन ऑफ जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब सरदार पटेल, इस नाम को आप ये मान के चलिए कि ही वाज अ हीरो। ये 15 साल जो रहे, मतलब 15 साल कह रहा हूँ, हालांकि वो तो उनकी डेथ जो है 1950 में ही हो गई थी। बट 1947 से 1950 के बीच में जो काम सरदार पटेल जी ने किया है वो कहीं ना कहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार शायद हमने अपनी हिस्ट्री में उतनी ज़्यादा जगह जो है नहीं दी। सोचिए कि 500 भागों में बटा हुआ देश और आज एक मैप में है, और उसके हीरो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं। तो UPPCS आयोग क्या करता है,
मैक्सिमम सवाल जो है, या यूपीएससी भी जो है मैक्सिमम सवाल यहीं से बनाया हुआ है, सरदार पटेल और इनके साथ जो है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, 2 से 3 ब्यूरोक्रेट्स थे। तो आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो आपको ये पावर समझ में आएगी कि हाँ ब्यूरोक्रेसी क्या कर सकती है। शायद मेनन थे आई थिंक। तो फिर इसके बाद जो है लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, फजल अली कमीशन है, ये सब सारी चीज़ें बनती हैं। और जो आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ, जैसे कि जो नेहरू जी का समाजवाद था, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। फिर विदेशों के साथ हमारे जो क्या मतलब डायरेक्टली यहाँ पे उस तरह से नहीं पढ़ना है कि विदेशों का क्या, क्योंकि ये आईआर के में सेकंड पेपर में अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो ये 65 साल का या लगभग 15 या 20 साल का जो इतिहास है आज़ादी के बाद से, बस इतना ही हमको यहाँ पे पढ़ना है। और इसमें मैं आपको सिर्फ मैक्सिमम 15 थीम के आसपास आइडेंटिफाई करा दूंगा, बस इतना ही आता है और यही पूछा जाता है। इसके बाद हम शुरू कर देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य की घटनाएं, यानी कि 1700 से 1900 20वीं शताब्दी के मध्य लिखा हुआ है ना, मध्य मतलब 1950। ठीक है, ये 250 साल का इतिहास है। तो क्या पूरा 250 साल का मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है? नहीं। कीवर्ड दिया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन, बस सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, फ्रांस का इतिहास नहीं पढ़ना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह से हुई, एक्चुअली ये कई बार स्टेप में हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मॉडर्न हिस्ट्री से समझना है कि भारत में जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, या भारत में जो एग्रीकल्चर की दुर्दशा हुई उसमें क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कोई रोल था, भारत में जो ट्रेन आई, ट्रेन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, औद्योगिक क्रांति का क्या संबंध था, है ना। तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना होता है। इसके बाद जो है वर्ल्ड वार अभी तक 2 हुए हैं, तो उन दोनों के पीछे का बैकग्राउंड क्या है उसको हमें ठीक से समझना होता है। फिर नेशनल बाउंड्रीज जो है, देखिए अभी क्या है कि ये जो समय था आज़ादी के बाद वाला, यानी कि 1950 के आसपास का जो टाइम था, या 1900 से देख लें अगर हम, तो 1900 से 1950 के बीच में बहुत सारे देश जो है आज़ाद होते हैं। तो उनके यहाँ भी सीमांकन जो है नए तरह से होता है। वैसे अगर देखा जाए 1940 में, है ना, 1940 में भारत और पाकिस्तान की सीमाएं नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान जैसे देश जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे उस समय जो है मैप में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि भाई भारतीय सीमाओं का जो है पुनर्निर्धारण हो रहा है, तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। जैसे जर्मनी में हुआ है, भारत में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, और म्यांमार का जो रीजन है वो भी नया बना है। तो इस तरह से इसको देखेंगे। फिर कई सारी जो है विचारधाराएं चलती हैं वर्ल्ड लेवल पे। एक जो है कार्ल मार्क्स का जो है, कह लें कि सोशलिज्म डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे उनका, क्योंकि उनका जो सोशलिज्म या समाजवाद था वो बहुत एक्सट्रीम था, वो मार्क्सवाद कहते हैं। तो वो कहते थे कि जो राजनीति है वो बंदूक की नली से निकलती है, यानी कि आप जब तक हथियार नहीं उठाओगे राजनीति सही नहीं होगी। हालांकि कई बार लगता भी है कि हाँ ऐसा ही है, बट ठीक है। यहाँ पे नाजीवाद और फांसीवाद, ये मुसोलिनी का है, और ये जो है मुसोलिनी इटली का था, और ये हिटलर का है, हिटलर। फिर आप ये देखेंगे हिटलर ने जिस नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया था, क्या उस तरह का नेशनलिज्म किसी भी देश के लिए अच्छा है तो किस लेवल तक अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है, इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है, समाज पर उनके प्रभाव। यानी कि सोसाइटी में अगर सोशलिज्म आता है, नाजिज्म आता है या फासिज्म आता है, उससे सोसाइटी में किस तरह से बदलाव होगा, ये सब सारी चीज़ें देखनी है। फिर वर्ल्ड वार जब हो रहा है, वर्ल्ड वार के बाद जो है क्या होता है, देखिए जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं बहुत स्मार्ट हैं, और वो हमसे लगभग 100 साल आगे सोचते हैं। उन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट लड़ाई किया, बहुत सारी उन्होंने एजेंसी बना दी, जैसे कि यूनाइटेड नेशन बना, लीग ऑफ नेशन, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो उन्होंने ऐसी कई सारी संस्थाएं बनाई। तो उसी में जैसे वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम अगर आप ठीक से देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो किसका रिकॉन्स्ट्रक्शन करेंगे? भारत का करेंगे? नहीं। दुनिया का करेंगे? नहीं। वो यूरोप के लिए बनाया गया था। तो इस तरह से जो आज हम जिनको बड़ी संस्थाएं मानते हैं, तो उनका ओरिजिन को भी ठीक से हम देखेंगे कि भाई ये बनाई क्यों गई थी, इनके पीछे मेन मोटो क्या था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे
आपका हिस्ट्री का यहाँ पे पूरा सिलेबस होता है कंप्लीट। आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, जस्ट चेक। 25 मिनट, 1 घंटे का हो जाएगा क्या? ठीक है, करते हैं। फिर है सोसाइटी, यानी कि अब इसको थोड़ा जल्दी कर लेंगे एक्चुअली, जब हम आगे करेंगे तो वहाँ फिर एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो देखिए, सोसाइटी का सिलेबस बेशक थोड़ा सा मतलब देखने में छोटा लगेगा, लेकिन यहाँ से जो नंबर आते हैं ये आपके हिस्ट्री के, पूरे हिस्ट्री के सिलेबस से लगभग लगभग सेम आता है। यूपीएससी में आता है और पीसीएस में भी आता है। ये सिलेबस सेम यूपीएससी के सिलेबस का एक एक कीवर्ड कॉपी किया गया है, इसमें अलग से कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। पहले जो यूपी स्पेशल नहीं था, ऑप्शनल था, तो वहाँ पे थोड़ा सा यूपी स्पेशल के 2 लाइनें नीचे ऐड थी, अब नहीं है क्योंकि अलग से 2 पेपर ऐड कर दिए गए, है ना। तो हमें देखना है कि जो ऑफिशियल कीवर्ड सिलेबस है वो क्या है, कि भारतीय समाज की विशेषताएं। अब भारतीय समाज की विशेषताएं और उसके सांस्कृतिक पहलू, बस कल्चरल और सोसाइटी का जो सैलिएंट फीचर है इसको हमें देखना है। तो हमारे सोसाइटी का फीचर क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको अलग से ही कर दें क्या। ठीक है,